आइए अब हम लोग MTG के अंसाल का अगला क्वेश्चन करते हैं। 51 नंबर है, तो इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टर्स एंड इट्स क्लास ऑब्लिक फाइलम आर करेक्टली मैच। तो कहने का मतलब ये है कि इधर जीनस का नेम दिया गया है और इधर उसके दो चारित्रिक लक्षण दिए गए हैं, इधर वर्ग या संघ का नाम दिया गया है। तो कौन पूरी तरह से सही से मैच किया गया है ये हमको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 51 नंबर में कोई भी विकल्प सही नहीं है और इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि आखिर कोई विकल्प सही क्यों नहीं है। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एस्केरिस है हमारा वो निमेटोडा फाइलम के अंतर्गत आता है, जबकि क्वेश्चन में एनिलिडा दिया है, इसलिए वो गलत हो जाएगा। विच आर राउंड वर्म, जो कि राउंड वर्म है। दे डू नॉट हैव सेगमेंटेड बॉडी, इसमें खंडित शरीर नहीं पाया जाता है। इन एस्केरिस फीमेल इज लॉन्गर देन मेल। अगर एस्केरिस की हम बात करें तो जो मादा एस्केरिस है वो लंबी होती है पुरुष एस्केरिस की तुलना में। नर एस्केरिस की तुलना में मादा एस्केरिस ज़्यादा लंबी होती है, इसको ध्यान देना। जो मेल एस्केरिस होती है उसका पीछे वाला भाग मुड़ा होता है। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि कर्व्ड टेल वाला पार्ट कर्व्ड होता है। तो इसलिए पहला वाला हमारा गलत हो गया, क्योंकि एस्केरिस में बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं, क्योंकि फीमेल बड़ी होती है और सीधी होती है, मेल छोटा होता है और कर्व्ड होता है, और ये राउंड वर्म होती है एस्केरिस, और ये निमेटोडा के अंतर्गत आती है, ना कि एनिलिडा के अंतर्गत। इसलिए ये हमारा पहला वाला गलत हो गया। अब देखिए सैलामेंडर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सैलामेंडर जो है ये एम्फीबिया यानी उभयचर के अंतर्गत आता है। संघ जो है एम्फीबिया है। सैलामेंडर डू नॉट हैव टिम्पैनम, इसमें टिम्पैनम यानी कान में जो टिम्पैनम होती है वो नहीं पाई जाती। आल्दो दे हैव ग्रेटली रिड्यूस्ड मिडिल ईयर, इसमें क्या होता है कि जो मध्य कर्ण है, कान के 3 भाग होते हैं, वाह्य कर्ण जिसको ईयर पिन्ना भी बोलते हैं, और मध्य कर्ण और अंतः कर्ण यानी एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल 3 भाग होते हैं कान के। तो इसमें जो मिडिल भाग होता है बहुत रिड्यूस होता है। एंड फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल इन देम, और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन होता है वो शरीर के अंदर होता है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं फिर से। तो देखिए कह रहा है सैलामेंडर ए टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, तो टिम्पैनम नहीं पाई जाती है, जबकि इसमें कह रहा है कि टिम्पैनम पाई जाती है। एम्फीबिया ये तो सही है, लेकिन ये गलत है कि ईयर में यानी कान में टिम्पैनम पाई जाती है। टिम्पैनम एब्सेंट होती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। अब आगे देख के पढ़ते हैं। टेरोपस इज मेंबर ऑफ क्लास मैमेलिया, जो टेरोपस होता है एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था। तो टेरोपस क्लास मैमेलिया का मेंबर होता है। दे आर विविपैरस, ये क्या होता है, बच्चे देता है। ए मेंटल ऑफ गोल्डन हेयर कवर्स द हेड, इसके मेंटल में गोल्डन कलर के यानी सोने के कलर के बाल पाए जाते हैं जो सिर को कवर करते हैं। नेक एंड शोल्डर इन टेरस, नेक और शोल्डर को भी कवर करते हैं हेयर। तो टेरस के बारे में, टेरोपस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए टेरोपस के बारे में क्या कह रहा है। स्किन पॉसेज हेयर ओवीपैरस, ये ओवीपैरस गलत हो गया। क्या होता है, ये वीवीपैरस होता है, वीवीपैरस होता है, यहीं पर एक गलती हो गई। अंडे नहीं देता है बल्कि बच्चे देता है, और स्तनधारी के अंतर्गत आता है यानी मैमेलिया है।
ये बात तो इसकी करेक्ट है। अब आरेलिया के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, आरेलिया इज मेंबर ऑफ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जिसको निडेरिया भी कहते हैं, उसके अंतर्गत ये आरेलिया आता है। विच हैज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऊतक स्तर का बॉडी संगठन पाया जाता था। शरीर का संगठन ऊतक स्तर का है, यानी टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है आरेलिया में। इट्स इपिडर्मस कंटेन्स निडोब्लास्ट, स्टिंगिंग सेल जिसको बोलते हैं। इसकी इपिडर्मस यानी बाहरी त्वचा में, बाहरी खाल में निडोब्लास्ट नामक की सेल पाई जाती है जिसको स्टिंगिंग सेल कहते हैं। और ये इसमें एक कोड़े की तरह संरचना होती है, उसमें डंक जैसा होता है, जैसे बर या मधुमक्खी में होता है। वो किसी कीट पतंगे को बेहोश कर देती है। तो ये सेल जो है इसकी रक्षा भी करती है और भोजन जो है को मार करके, इसको भोजन के रूप में जो कीट पतंगे हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, उनको मार देती है। मार करके इसका भोजन भी बनता है। तो डिफेंस एंड ऑफेंस दोनों पर्पज से स्टिंगिंग सेल इसके लिए लाभदायक है। डिफेंस मतलब सुरक्षा, ऑफेंस का मतलब इसके फायदे के लिए, यानी भोजन वोजन प्राप्त करने के लिए। तो सुरक्षा और प्लस इसके ऑफेंस दोनों पर्पज से यूज होती है। तो डिफेंस का मतलब सुरक्षा और ऑफेंस का मतलब किसी दूसरे जीव को मार देना और मार के खाना, ऐसा मतलब उसको परेशान करना इसके लिए। तो 51 में कोई भी आंसर सही नहीं है। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बावन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द ऑकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड व्हाइल द अदर 3 आर करेक्ट। इसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। आरेलिया निडोब्लास्ट पाई जाएगी, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है। ऊतक स्तर का शरीर संगठन होता है, यानी टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर यहाँ लिखा होता तो करेक्ट हो जाता। सिलेंट्रेटा यानी निडेरिया के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। तो आरेलिया में अगर यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता तो सही हो जाता। टेरस में यहाँ पर ओवी पैरस की बजाय वीवी पैरस होता तो सही हो जाता। सैलामेंडर में यहाँ टिम्पैनम एब्सेंट होता और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता तो ये सही हो जाता। और एस्केरिस में बॉडी सेगमेंटेड की जगह ए सेगमेंटेड होता तो, और यहाँ पर एनिलिडा ना हो करके निमेटोडा होता तो सही हो जाता। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। इसको ध्यान देना है कि हमसे गलत पूछ रहा है। बहुत बड़ी गलती होती है कि पूछता रॉन्ग है लेकिन हम सही वाले को लगा के चले जाते हैं। अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड व्हाइल द अदर 3 आर करेक्ट। तो नोटोकॉर्ड पृष्ठरज्जु जो हमारे शरीर में पाई जाती है उसके बारे में पूछ रहा है कि जो रीढ़ रज्जु है, नोटोकॉर्ड है, उसके बारे में टोटली रॉन्ग कौन सा है ये हमको बताना है। तो सी वाले ऑप्शन में देखिए लिखा इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी बहुत प्रारंभ से ही मनुष्य में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, जबकि ये टोटली गलत है। तो टोटली रॉन्ग पूछा है इसलिए गलत है। हम लोग वर्टिब्रेट के अंतर्गत आते हैं और पृष्ठ रज्जु हमारे शरीर में पाई जाती है पृष्ठ की तरफ, यानी डार्सल साइड में रीढ़ की हड्डी होती है। तो इसको ध्यान देना है। तो 52 का सी वाला हमारा गलत हो जाएगा। इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एसिडियन। एसिडियन में लार्वा में इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एसिडियन। एसिडियन में लार्वा स्टेज में केवल पाई जाती है। इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग। ये भी सही है कि जब फ्रॉग जवान हो जाता है तो यही नोटोकॉर्ड हड्डी यानी कशेरुका से मिल करके एक खोखला नाल बनाती है जिसको वर्टिब्रल कॉलम
हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसमें चेंज हो जाता है। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ये एकदम गलत हो गया। और डी कह रहा है इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस में ये पूरी जिंदगी भर पाई जाती है, ये भी सही है। तो 52 का हमारा सी वाला विकल्प गलत हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि ह्यूमन आर मैमल्स, जो मनुष्य है वो स्तनधारी के अंतर्गत आता है। व्हिच आर कार्डेट, जो कि कार्डेटा के अंतर्गत आता है। फाइलम कार्डेटा इंक्लूड एनिमल व्हिच पासेज इन नोटोकार्ड, कह रहा है कार्डेटा संघ के अंतर्गत वही जीव आते हैं जिनमें नोटोकार्ड पाई जाती है। आइदर थ्रू आउट और ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ, या तो पूरी जिंदगी भर नोटोकार्ड पाई जाएगी, और या तो फिर उसके भ्रूणीय अवस्था में यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बच्चा बनना प्रारंभ होता है, यानी एक कोशिकीय जीवन शुरुआत होता है किसी जीव का। इन एसिडिया, एसिडिया आता है हमारा यूरोकार्डेटा के अंतर्गत, यूरोकार्डेटा के अंतर्गत, यानी इसके सबसे पिछले भाग यानी टेल रीजन में नोटोकार्ड पाई जाती है। तो इन एसिडिया, जिसको यूरोकार्डेटा का मेंबर है, नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल वाइल इन एम्फिऑक्सस, जो सिफेलोकार्डेटा का मेंबर है, इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट दियर लाइफ। तो कह रहा है कि एसिडिया जो कि यूरोकार्डेटा का मेंबर है, जैसा कि हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, नोटोकार्ड केवल लार्वा अवस्था में वो भी उसकी पूंछ में ही सीमित रहती है। जबकि एम्फिऑक्सस की अगर बात करें तो एम्फिऑक्सस हमारा सिफेलोकार्डेटा के अंतर्गत आता है, सिफेलोकार्डेटा का मेंबर है। ये सब कार्डेटा के डिवीजन है। इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, और एम्फिऑक्सस में जो नोटोकार्ड है, नोटोकार्ड हमारी पूरे जीवन भर सिर से लेकर के पूंछ तक, हेड टू टेल रीजन तक फैली रहती है। इट परसिस्टेंट थ्रू आउट दियर लाइफ, और पूरे जीवन भर, परसिस्टेंट का मतलब चिरस्थायी यानी जीवन से मृत्यु तक बनी रहती है। इट इज रिप्लेस्ड बाय ए वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, जो एडल्ट फ्रॉग जवान बच्चे से जब जवान होता है कोई फ्रॉग यानी मेढक, तो यही नोटोकार्ड उसमें वर्टिब्रल कॉलम यानी हड्डी की छोटी छोटी कशेरुका, जिसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में वर्टिब्री बोलते हैं, उनमें ये बदल जाता है। तो 52 का सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि फिगर ए टू डी, ए बी सी और डी, तो कह रहा है 4 इसमें एनिमल यानी जीव दिखाए गए हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू ऑफ दीज एनिमल। तो कह रहा है कि ये जो दिए गए हैं तो इनके रेस्पेक्ट टू ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू दीज एनिमल, तो 4 विकल्प में एनिमल दिए गए हैं। इसके बाद देखिए ए बी सी डी करके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उनके चारित्रिक लक्षण क्या है। यहाँ पर सही जो है, सही विकल्प है किसमें चारित्रिक लक्षण दिए गए हैं, 4 जीव हैं उनमें से, तो वो विकल्प हमको चुनना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एनसीईआरटी में जो फिगर बने हैं, उन फिगर को आप बहुत अच्छे से देखिए और समझिए कि ये फिगर क्या है, किस चीज़ का है, और उसके बारे में हमको बताइए और उसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका फीताक्रमी है, ये ऑक्टोपस है, ये बिच्छू है, और ये जहाँ तक ऑरेलिया है, इसको एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, और हम अभी इसको सॉल्यूशन में देख रहे हैं। तो देखिए इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है सी एंड डी हैव ए ट्रूसिलोम, यानी ऑक्टोपस और बिच्छू इसमें सत्य गुहा पाई जाती है, जिसको प्रगुहा कहते हैं, ट्रूसिलोम। और सत्य सिलोम यानी ट्रूसिलोम का हमने लक्षण आपको बताया था कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, यानी त्रिकोरकी होंगे, त्रिकोरिक होंगे, यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म पाया जाएगा, और मीजोडर्म और इंडोडर्म के बीच में जो गुहा पाई जाती है उसी को सीलोम कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो देखिए कह रहा है कि द एनिमल विच पासेस ट्रूसिलोम आर कॉल्ड यूसिलोमेट्स आर सिलोमेट्स। कह रहा है जिन जीवों में या जिन जंतुओं में ट्रूसिलोम पाई जाती है यानी सत्य प्रगुहा पाई जाती है तो उनको हम यूसिलोमेट कहते हैं या सिलोमेट कहते हैं। द ट्रूसिलोम इज ए बॉडी कैविटी विच एराइजेस एज ए कैविटी इन एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। कह रहा है कि जो ट्रूसिलोम जिसको सत्य हम सिलोम कहेंगे, सही में सिलोम जिसको कहेंगे तो हम उसी को कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक यानी भ्रूण अवस्था में मेसोडर्म से जो गुहा बनती है उसी को हम सत्य गुहा कह सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है और एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। और फिर से इसको समझ लीजिए कि जो ट्रूसिलोम होती है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेसोडर्म से बनती है। ट्रूसिलोम इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप की ट्रूसिलोम होती है। इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा है तो इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं। सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चलिए इसके बारे में आपको समझा देते हैं ताकि कम से कम आपको पता चले कि सिलोम की स्थिति क्या है। तो दो प्रकार की सिलोम पाई जाती है, एक साइजोसिलोम बोलते हैं और दूसरे को इंटरोसिलोम या इंटरोसिल बोलते हैं। जो साइजोसिलोम होती है ये क्या होता है कि मेसोडर्म के एक स्प्लिटिंग से बनती है, स्प्लिट मतलब टूटने से, और एक सीट के रूप में रहती है। इट इज फाउंड इन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तो साइजोसिलोम जो होती है ये जो है सिलोम दो टाइप की होती है, साइजोसिलोम जिसको साइजोसिल कहते हैं और इंटरोसिलोम जिसको इंटरोसिल भी कहते हैं। तो ये स्प्लिट होने से बनती है और किसमें होती है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क में साइजोसिलोम पाई जाती है। अब आगे बात करते हैं इंटरोसिलोम की, तो उसको भी देख लेते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि जो इन इंटरोसिलोम मेसोडर्म एराइजेस फ्रॉम द वॉल ऑफ द एम्ब्रियोनिक कट ऑफ इंटरॉन एज हॉलो आउटग्रोथ। तो कह रहा है कि अगर हम इंटरोसिलोम की बात करें तो इंटरोसिलोम क्या होती है, मेसोडर्म से एराइज करती है यानी मध्य त्वचा से एराइज करती है। एम्ब्रियोनिक कट होता है जो इंटरॉन के रूप में एक खोखला यानी हालो आउटग्रोथ यानी बाहर की ओर वृद्धि किया हुआ भाग निकल के आता है। इट आकर्स इन इकानोडर्मेट एंड कार्डेट। कहाँ कहाँ पाई जाती है, इकानोडर्मेट और कार्डेट में ये पाई जाती है, तो इसको ध्यान देना। तो 53 का डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चौवन नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं हम। कह रहा है वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व बोथ ए माउथ एज वेल एज एनस इज। तो कह रहा है चार विकल्प हमको दिए गए हैं, इन चार विकल्पों में से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें एक सिंगल ओपनिंग ही होती है, लेकिन मतलब मुंह होता है लेकिन एनस नहीं होता है। वेस्ट मटेरियल मुंह से खाना भी जाता है और वेस्ट मटेरियल यानी खराब पदार्थ भी मुंह से ही निकलता है। तो भाई कह रहा है कि केवल सिंगल ओपनिंग होती है, बोथ माउथ और एनस दोनों का काम करता है। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए फैसियोला के अंतर्गत जैसे फैसियोला हिपैटिका आता था, लीवर फ्लू, तो इसमें एक ही ओपनिंग होती थी क्योंकि ये शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे मनुष्य के अंदर रहे तो उसी के शरीर का पचाया भोजन ले लेते हैं, तो इनको लैट्रिन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इनमें सिर्फ मुंह होता है और लैट्रिन जाने की जगह यानी एनस वाला छेद नहीं होता है, इसको ध्यान देना। तो 54 का डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसको अभी देख लेते हैं आंसर में। तो देखिए कह रहा है इन फैसियोला ये चपटे क्रमी है, फ्लैट वर्म के अंतर्गत आते हैं, यानी प्लेटी हेलमिन्थीज, प्लेटी मतलब चपटे, तो प्लेटी हेलमिन्थीज के अंतर्गत आएगा। तो कह रहा है इन फैसियोला जो कि एक चपटा क्रमी है यानी फ्लैट वर्म है,
द बॉडी हैज ए सिंगल कैविटी विद वन ओपनिंग आफ्टर टू द आउटसाइड। इसके शरीर में केवल एक गुहा होती है और वो एक ही ओपनिंग द्वारा बाहर खुलती है। द सिंगल ओपनिंग फंक्शन एज बोथ माउथ फॉर इंजेक्शन। और ये जो एक ही ओपनिंग होती है यानी एक ही छेद होता है, यह दो प्रकार के काम करता है। माउथ की तरह भोजन को अंदर ले खाने के लिए इनटेक ऑफ फूड एंड एनस फॉर इजेशन। और एनस यानी भोजन को बाहर निकालने के लिए जो लैटिन का रास्ता होता है, तो उसकी तरह भी यही बिहेव करता है। यानी इजेशन यानी अनडाइजेस्टेड फूड इज पास आउट, यानी पचने के बाद खाने को बाहर भी निकालता है। इट इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक प्लान। इस प्रकार की प्रक्रिया जो है इसको ब्लाइंड सैक प्लान बोलते हैं। अदर एग्जाम्पल आर सिलेंट्रेट्स। और इसके अन्य एग्जाम्पल सिलेंट्रेट हैं जिनको निडेरिया कहा जाता है। निडेरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें निडोब्लास्ट सेल पाई जाती है। निडोब्लास्ट सेल का दूसरा नाम स्टिंगिंग सेल है, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पचपन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर ऑफ स्पंजिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट। तो कह रहा है स्पंजिला जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है, लीच जो कि हमारा खून चूसती है, और डॉल्फिन जो मछली जैसी होती है, पेंगुइन जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है, पक्षी होती है। तो ये सब जो है के लक्षण क्या हैं इनके बारे में हमको बताना है। तो देखिए इसमें जो सी वाला विकल्प है, कहला स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कॉलर सेल कॉल्ड कोइनोसाइट। तो स्पॉन्जिला जो है ये फ्रेश वाटर स्पंज है और सारे स्पंज हमारे पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं, यानी संघ पोरीफेरा में आते हैं। उसका मुख्य लक्षण ही होता है कोइनोसाइट सेल, यानी जिसको कॉलर सेल भी कहते हैं। नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग 3। ये जो 3 विकल्प और हैं इनमें से कहीं भी नहीं पाए जाएंगे, तो इसलिए सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 55 का। अन्य विकल्प देखते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अन्य विकल्प हम लोग अभी सॉल्यूशन देखते हैं और सॉल्यूशन के माध्यम से गलत क्यों है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए बता रहा है कि स्पॉन्जिला इज ए कॉमन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेश वाटर स्पंज है। जैसा हमने आपको बताया, बहुत बार पूछा जा चुका है, पीछे भी हमने अंडरलाइन किया है, यहाँ भी अंडरलाइन किए दे रहे हैं। पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। पोरीफेरा का लक्षण यह है कि इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। देखिए कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में और वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। बार बार हम आपको बता रहे हैं। कोइनोसाइट इसका सबसे मुख्य लक्षण है। कोइनोसाइट इसी को कॉलर सेल भी कहते हैं। कोइनोसाइट का दूसरा नाम निडोब्लास्ट, और नहीं गलत बता रहे हैं, गलत बता दिया। कोइनोसाइट अलग चीज़ है। निडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल वो सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, गलत बता रहे हैं। कोइनोसाइट इसको कॉलर सेल बोलते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, स्टिंगिंग सेल नहीं बोलेंगे, थोड़ा गलत हो गया। इट इज नॉट फाउंड इन लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन। तो लीच, डॉल्फिन और पेंगुइन इन 3 में से ये कोइनोसाइट सेल नहीं पाई जाएगी, इस बात को ध्यान देना। निडेरिया में स्टिंगिंग सेल या निडोब्लास्ट पाई जाती है, पोरीफेरा में कोइनोसाइट पाई जाती है, इसी को कॉलर सेल बोलते हैं। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, गलती हो गई। लीच को हिंदी में जोंक बोलते हैं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें अगर बारीकी से थोड़ा ऑप्शन देखे जाए तो कह रहा है कि पेंगुइन इज होम्योथर्मिक। होम्यो का मतलब समतापी, इसके शरीर का तापमान एक ही तरह रहता है। व्हाइल द रिमेनिंग 3 आर पोइकिलोथर्मी यानी असमतापी हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डॉल्फिन है हमारी, ये पेंगुइन तो हमारी एवीज यानी पक्षी के अंतर्गत आ जाएगी, और डॉल्फिन मैमल है, मैमल के अंतर्गत आएगी। तो ये दोनों जो मैमल और एवीज दोनों होम्योथर्मिक होते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा।
आगे कह रहा है लीच इज ए फ्रेश वाटर फार्म वाइल ऑल अदर मैराइन। तो ये स्पॉन्जिला भी फ्रेश वाटर है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा कि लीच के साथ स्पॉन्जिला भी स्वच्छ जल में पाया जाता है, समुद्री नहीं है, इसलिए ऑल आर मैराइन कह रहा है लीच यानी जोंक के अलावा, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्पॉन्जिला वाला हमारा सही है। ऑल आर बायोलिटरली सिमेट्रिकल, ये भी गलत है कि जितने भी हैं हमारे द्विपार्श्व सममिति वाले हैं, यानी बायोलिटरल सिमेट्रिकल हैं, ये भी गलत है। लीच हो सकती है, पेंगुइन हो सकती है, क्योंकि स्पॉन्जिला और डॉल्फिन भी हो सकती है, लेकिन स्पॉन्जिला बायोलिटरल सिमेट्रिकल नहीं होगा। इन बातों को ध्यान देना। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रेटरी ऑर्गन आर करेक्टली स्टेटेड। तो कौन किसका उत्सर्जी अंग है, यानी शरीर के गलत पदार्थों को बाहर उत्सर्जित करता है, तो सही कौन मैच किया गया है उसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए 56 का जो बी ऑप्शन है, अर्थवर्म यानी केचुआ जो है एनीलिडा के अंतर्गत आता है। तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि नेफ्रीडिया जो होता है इसका उत्सर्जी अंग होता है, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो नेफ्रीडिया के कई भाग होते हैं, फेरेंजियल, इंटेगुमेंट्री और सेप्टल। तो कोई भी हो लेकिन है तो नेफ्रीडिया यानी उत्सर्जी अंग ही। तो फेरेंजियल, इंटेगुमेंट्री और सेप्टल 3 प्रकार के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं अर्थवर्म में, ये उत्सर्जी अंग का काम करते हैं। तो 56 का बी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि नेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म, यानी केचुआ जिसको अर्थवर्म अंग्रेजी में बोलते हैं, उसका उत्सर्जी अंग यानी शरीर से जहरीले पदार्थों को, जैसे हम पेशाब करते हैं तो जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का जो अंग होता है उसको नेफ्रीडिया बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 चीजें, जब किसी पदार्थ को तरल रूप में लिक्विड फॉर्म में शरीर से बाहर निकालते हैं तो उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं, और जब ठोस रूप में बाहर निकालते हैं तो उसको इजैकुलेशन कहते हैं। जैसे जो हमारा स्टूल पास होता है, लैट्रिन जाते हैं, ये इजैकुलेशन है, और पेशाब करने जाते हैं ये एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन। तो ध्यान दीजिए इन बातों को। तो नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी अंग है, यानी उत्सर्जी अंग किसका, केचुआ यानी अर्थवर्म का, जो कि एनीलिडा के अंतर्गत आता है। अर्थवर्म है 3 टाइप ऑफ नेफ्रीडिया कॉल्ड एज सेप्टल, इंटेगुमेंट्री एंड फेरेंजियल। तो जो हमारा अर्थवर्म यानी केचुआ है उसमें 3 प्रकार के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, सेप्टल, इंटेगुमेंट्री और फेरेंजियल, 3 प्रकार के। दीज 3 नेफ्रीडियल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पोजीशन इन द बॉडी एंड आल्सो वेरी इन स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि ये शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों में पाए जाते हैं और अपने स्ट्रक्चर के कारण ये वेरी करते हैं, यानी अलग अलग। सेप्टल एंड फेरेंजियल नेफ्रीडिया आर बोथ इंटेरोनेफ्रिक। जो सेप्टल और फेरेंजियल नेफ्रीडिया है इसका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो सीधा इंटेरोनेफ्रिक होता है, यानी इंटेस्टाइन में एक तरह से जाता है, यानी अंदर ही निकलता है। नाइट्रोजन प्रोडक्ट आर एक्सपेल्ड इन गट। जो अंदर भोजन को पचाने वाली गुहा होती है उसमें चला जाता है सीधा नाइट्रोजन प्रोडक्ट जो बनता है। इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया इज एक्सोनेफ्रिक। जो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया है ये क्या करता है, शरीर के जो पदार्थ हैं उनको बाहर डायरेक्ट निकाल देता है, जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है। दैट इज इन नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट आर डायरेक्टली डिस्चार्ज आउटसाइड। कहने का मतलब यह है कि जो नाइट्रोजन से युक्त जहरीले पदार्थ हैं वो शरीर से डायरेक्ट बाहर निकल जाते हैं। आप 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉल्फिन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो देखिए क्रोकोडाइल जो रेप्टाइल के अंतर्गत आता है सरीसृप, पेंगुइन जो एवीज है यानी पक्षी के अंतर्गत आती है, और व्हेल जो है हमारी ये स्तनधारी के अंतर्गत आती है। डॉग फिश जो है हमारी ये इसको देखना पड़ेगा, ये बोनी फिशेज के अंतर्गत जहाँ तक आती है,
इसको देख लेंगे, आस्ट्रिक फिश के अंतर्गत आती है, अभी सोल्यूशन में देख रहे हैं। तो कह रहा है इनमें सबसे मेल जोल वाला लक्षण कौन सा है, जो क्रोकोडाइल में भी पाया जाए, पेंगुइन में भी पाया जाए, व्हेल में भी पाया जाए, डॉग फिश में भी पाया जाए। तो देखिए समुद्री घोड़ा जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं, ये आस्ट्रिक फिश के अंतर्गत आता है। ये देखिए बना हुआ है। तो दो प्रकार से हमने कार्डेटा को बांटा था, एक आस्ट्रिक फिश, एक कांडिक फिश। कांडिक फिश का मतलब उपास्थील मछलियाँ थी, यानी जिनमें कार्टिलेज का बना हुआ शरीर पाया जाता था, और आस्ट्रिक फिश में हड्डियों का बना शरीर पाया जाता था, यानी बोन का बना था। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये सब जो है कार्डेटा के अंतर्गत आएंगे, और कार्डेटा का सबसे मुख्य लक्षण था कि गिल स्लिट्स इसमें पाए जाते थे जीवन में किसी न किसी अवस्था में। तो 57 का डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम एक बात ये समझ लें कि जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो अब पूछ रहा है इनमें सिमिलर क्या है, मतलब एक ही तरह का लक्षण क्या है। तो हम इसके ऊपर चलते चले जाएंगे, जहाँ पर जो विभाजन है वो एक जगह मिल जाएगा, तो वहीं से जो लक्षण होगा वो सब में पाया जाएगा। तो विभाजन के ऊपर ऊपर चलते जाते हैं तो हम कार्डेटा पाते हैं कि कार्डेटा के बाद ये जितने भी हमको दिए गए हैं जीव, उनका विभाजन हुआ, तो जो कार्डेटा में लक्षण होगा वही सब में पाया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सही करते हैं। तो कह रहा है एनिमल बिलोंग्स टू फाइलम कार्डेटा आर फंडामेंटली characterized by the presence of a notochord, a dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill sheaths। तो कह रहा है कि जो कार्डेटा के मेंबर हैं उनका मुख्य लक्षण क्या है कि इनमें सबसे पहले तो ये है कि नोटोकार्ड पाया जाएगा। नोटोकार्ड मतलब रीढ़ रज्जु जिसको कहते हैं, पृष्ठ रज्जु, और डार्सल हालो नर्व कार्ड। और इसी नोटोकार्ड जब ये वयस्क अवस्था में कठोर हो जाता है तो कशेरुका बनता है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। छोटी छोटी वर्टिब्रे मिलके अंदर खोखला होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है अंदर से खोखली है। तो हालो नर्व कार्ड बोल रहा है कि डार्सल यानी पृष्ठ में रहेगी पीठ की तरफ, और हालो यानी खोखली रहेगी नर्व कार्ड। एंड पेयर्ड फारेंजियल गिल शीट्स, और जोड़े में फारेंजियल गिल शीट्स पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल, पेंगुइन, व्हेल एंड डॉग फिश ऑल आर कार्डेट। तो अगर इनके पूर्वज के रूप में देखा जाए, अगर पीछे जा कर के इनको हम मैच करें तो कार्डेटा के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। तो इसलिए जो कार्डेटा का लक्षण होगा वो तीनों में पाया जाएगा। ऑल ऑफ दीज हैव गिल शीट्स आर हैविंग, ऑल हैव हैड इट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है कि गिल शीट्स इसमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाए जाएंगे, चाहे वो भ्रूणीय अवस्था में ही पाए जाएं। 10 पेयर्ड गिल शीट्स आर प्रेजेंट इन दीज एनिमल्स आर सम स्टेज ऑफ लाइफ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जोड़ीदार गिल शीट्स इसमें पाए जाएंगे जीवन के किसी न किसी अवस्था में। 57 का डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल कंप्राइजेज जालेस फिश, यानी बिना जबड़े वाली मछलियां कौन सी हैं। तो उनको एग्नाइथा बोला जाता था, एग्नाइथा और नाइथोस्टोमेटा। कार्डेटा को दो भाग में बांटा गया था, जबड़े वाली मछलियां और बिना जबड़े वाली। तो बिना जबड़े वाली को एग्नाइथोस्टोमेटा बोलते थे और जबड़े वाली को नाइथोस्टोमेटा। तो जालेस का मतलब बिना जबड़े वाली। तो उसमें एक सब डिवीजन किया गया था जिसको साइक्लोस्टोमेटा कहते थे। तो उसमें लैम्प्रे और हैग फिश आती थी। इसको देख लेते हैं। तो देखिए वर्टिब्रेटा, कार्डेटा का नहीं, वर्टिब्रेटा का डिवीजन किया गया। तो एक नाइथोस्टोमेटा यानी बिना जबड़े वाला और नाइथोस्टोमेटा यानी जबड़े वाला, दो भाग में बांटा गया एनसीईआरटी में। और इसका केवल एक ही वर्ग है जिसको साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत देखो पेट्रोमाइजान जिसको लैम्प्रे कहते हैं तथा मिक्सिन जिसको हैग फिश कहते हैं वो आती हैं। तो ये पेट्रोमाइजान देखिए है ऊपर वाली, और ये पेट्रोमाइजान का चित्र दिया गया है। तो 58 का बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, लैम्प्रे एंड
हैगफिश। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एग्नाइथा इज सब फाइलम और सुपर क्लास ऑफ मैराइन एंड फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट दैट लाइक जा। तो कह रहा है जो एग्नाइथा है ये सब फाइलम है यानी उपसंघ है, सुपर क्लास इसको कह सकते हैं किसका, मैराइन और फ्रेश यानी समुद्री और स्वच्छ जल में पाए जाने वाले कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स का, जिनमें वर्टिब्री पाई जाती है रीढ़ की हड्डी में, दैट लाइक जा जिनमें जबड़े नहीं होते, दे आर फिश लाइक एनिमल्स, ये मछली की तरह के जीव होते हैं, विद कार्टिलेजनस स्केलेटन यानी इसमें उपास्थि का बना हुआ कंकाल तंत्र होता है, एंड वेल डेवलप्ड सकिंग माउथ पार्ट विद हॉर्नी टीथ, और चूसने वाला बहुत अच्छा मुंह होता है जिसमें हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं यानी जैसे सींग होती है उस तरह की। द ओनली लिविंग एग्नाइथा लैम्प्रे एंड हैगफिश। अब इस समय केवल वर्तमान में दो ही जिंदा एग्नाइथा यानी बिना जबड़े वाली मछलियां हैं, लैम्प्रे और हैगफिश, जिनको क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत रखा गया है, विच आर पैरासाइट आर स्कैवेंजर, जो कि पैरासाइट है या दूसरे को जिंदा खा जाती हैं। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बर्ड इंडिकेट दियर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री। कह रहा है कि पक्षी जो हैं, जो चिड़िया है पक्षी एवीज के अंतर्गत जो आते हैं, तो कह रहा है कोई एक ऐसा लक्षण बताइए, ये कौन से लक्षण है कि हम ये बता सकें कि जो रेप्टाइल यानी सरीसृप हैं तो ये बर्ड के पूर्वज हैं। एंसेस्ट्री का मतलब पूर्वज, तो बर्ड के पूर्वज हमारे सरीसृप यानी रेप्टाइल हैं, तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जो ये बताते हैं, तो ये हमको बताना है। तो सी वाला ऑप्शन देखिए, स्केल ऑन दियर हाइंड लिम्ब। तो हाइंड का मतलब हमने बिहाइंड बताया था, पीछे वाले जो पैर हैं, क्योंकि आगे वाले जो पैर हैं इनमें पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं पक्षियों में, तो पीछे वाले जो पैर हैं उनमें जो स्केल पाए जाते हैं, मुर्गे के पैर देखना छोटे छोटे उसमें स्केल पाए जाएंगे, तो वही स्केल ये बताते हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स यानी सरीसृप में पूरे शरीर में स्केल पाए जाते हैं, पक्षियों में पैर में स्केल पाए जाते हैं, तो ये बताते हैं कि पक्षी हमारे रेप्टाइल यानी सरीसृप जो है पक्षी के पूर्वज हैं। तो 59 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है बर्ड हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम एंसेस्ट्रल रेप्टाइल स्टॉक। तो कह रहा है कि जो हमारे पक्षी हैं वो कहीं न कहीं से इनके जो पूर्वज हैं वो रेप्टिलियन यानी जो सरीसृप हैं वो हैं। दीज टू क्लासेज हैव सो मेनी फीचर्स इन कॉमन दैट लिंक टू दैट टू ग्रुप। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि बर्ड और रेप्टाइल यानी सरीसृप और पक्षी एक दूसरे से लिंक है। द एविडेंस ऑफ रेप्टिलियन एंसेस्ट्री ऑफ बर्ड इज फर्निश्ड बाय देयर कंपैरेटिव एनाटॉमी। ये कह रहा है कि इनके शरीर की संरचना जो है एक दूसरे से मिलती जुलती है, जो पक्षी और सरीसृप यानी बर्ड और रेप्टाइल हैं, तो शारीरिक संरचना मिलती जुलती है। एम्ब्रियोलॉजी इनकी मिलती जुलती है, यानी भ्रूण के समय जो लक्षण हैं प्रकट होते हैं वो पक्षी और सरीसृप दोनों में एक ही तरह के रहते हैं। एंड पेलियंटोलॉजी के आधार पर भी इनमें समानता पाई जाती है। तो पेलियंटोलॉजी का मतलब हिंदी में जीवाश्मिकी होता है, यानी जीवाश्म का मतलब जीव के जो बहुत पहले पुराने समय में जो मर गए जीव, अगर खुदाई होती है तो उनके अंग पाए जाते हैं, उन्हीं को जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म जो पुराने जीव हैं, तो पक्षी और जो रेप्टाइल्स हैं यानी सरीसृप हैं, तो इनमें भी उनके लक्षण मिलते जुलते नजर आते हैं। वन ऑफ दीज फीचर इज दैट ऑल बर्ड हैव हॉर्नी एपिडर्मल स्केल कॉन्फाइंड टू द लोअर पार्ट ऑफ देयर लेग एंड फीट। तो ये कह रहा है कि एक लक्षण तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो पक्षी हैं उनके पीछे वाले पैर जो हैं उनमें स्केल पाए जाते हैं, विच आर एग्जैक्टली लाइक द एपिडर्मल स्केल ऑफ द रेप्टाइल, जो कि एकदम जो बाह्य त्वचा में स्केल पाए जाते हैं
रेप्टाइल यानी सरीसृप में उससे एग्जैक्टली मिलते जुलते हैं। तो 59 का सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एस्केरिस जो होता है वो निमेटोडा का फाइलम के अंतर्गत आता है, यानी एस्केरिस का संघ हमारा क्या है, निमेटोडा। तो देखिए 60 का डी विकल्प हमारा सही है, प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्यूसिलोम नार मेटामेरिज्म। तो इसमें ना तो ट्यूसिलोम पाई जाती है यानी सत्य प्रगुहा, और ना ही इसमें मेटामेरिज्म देखने को मिलता है यानी सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है। मेटामेरिज्म का मतलब सेगमेंटेड बॉडी नहीं, मेटामेरिज्म का मतलब कि लार्वा से एडल्ट जो बनता है यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो 60 का देखिए, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो कह रहा है एस्केरिस बिलोंग टू फाइलम निमेटोडा। तो एस्केरिस का जो फाइलम होता है वो निमेटोडा के अंतर्गत आता है। ऑफ सब फाइलम एस्केलेमेंथीज, ये निमेटोडा एस्केलेमेंथीज का सब फाइलम है यानी उससे छोटा फाइलम। दे हैव ए सिलेंड्रिकल बॉडी विदाउट शोइंग एंड मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म इसमें नहीं पाया जाता। ए स्यूडोसील यानी फॉल्स सीलोम, स्यूडोसील पाई जाती है जिसको फॉल्स सीलोम कहते हैं। एंड ए कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लिंक्ड विद इंडोडर्मल एपिथेलियम, और पूरा जो पाचन तंत्र है वो इंडोडर्मल अंतर त्वचा उसकी एपिथेलियम से ढकी रहती है। द क्यूटिकल कवरिंग द बॉडी सरफेस बियर्स माइन्यूट ट्रांसवर्स स्ट्रिएशन गिवन ए स्यूडो सेगमेंटेड अपीयरेंस टू द वर्म। स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है यानी खंडन भी पूरी तरह से वास्तविक नहीं होता है, और विदाउट शोइंग एनी मेटामेरिज्म, इसमें किसी भी प्रकार का मेटामेरिज्म देखने को नहीं मिलता है। तो 60 का डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो अब सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया। अब जो गलत विकल्प हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहा प्रेजेंस ऑफ ट्यूसिलोम, यहीं से गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ ट्यूसिलोम यही गलत हो गया। एब्सेंस ऑफ ट्यूसिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, ये भी गलत हो गया। ट्यूसिलोम भी नहीं पाया जाता है, स्यूडोसिलोम होता है, और मेटामेरिज्म भी नहीं पाया जाता है। तो ये तीनों गलत हो गए। प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्यूसिलोम नॉट मेटामेरिज्म, डी वाला विकल्प हमारा सही हो गया। अब आज काफ़ी लेक्चर लंबा हो गया, तो आज यहीं तक। अब 61 नंबर क्वेश्चन से स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।